हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने समझा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। और अब हम समझेंगे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता कैसे है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसका नाम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ह्यूमन बीइंग्स। और देखते हैं हमारे आज के टॉपिक्स क्या हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक होगा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। इस टॉपिक में हम समझेंगे हम ब्रीथ कैसे करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को इनहेल कैसे करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कैसे करते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस टॉपिक में हम समझेंगे एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है। इसके बाद हमारा थर्ड और लास्ट टॉपिक होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। इस टॉपिक में हम समझेंगे हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट ब्लड गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे करता है। और ये तीनों टॉपिक आपकी बुक में यहाँ पर दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में समझा था, हमारी बॉडी में प्रेजेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है थोरैसिक कैविटी में। और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और ये सारे पार्ट्स मिलकर हमारी बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। और मोर स्पेसिफिकली इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे एल्वियोलाई, जहां पर एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में। बट हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्लड कहाँ प्रेजेंट होता है? जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, एल्वियोलाई के अराउंड प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल्स। सो द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। एल्वियोलाई के वॉल में होते हैं एक्सटेंसिव नेटवर्क ब्लड वेसल्स के। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डायग्राम की मदद से समझा था, बहुत सारे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बोलते हैं एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई के अराउंड प्रेजेंट होते हैं नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि एल्वियोलाई के अराउंड ब्लड वेसल्स का गुच्छा होता है। सो इन ब्लड वेसल्स और एल्वियोलाई के बीच में होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बट एक्सचेंज ऑफ गैसेस को समझने से पहले हमें समझना होगा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग एक ऐसा फिजिकल प्रोसेस है जिसकी मदद से हम एयर को अपनी बॉडी के अंदर लाते हैं या फिर अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ब्रीदिंग क्या होता है, ब्रीदिंग कैसे होता है। ब्रीदिंग के दो स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप इनहलेशन और दूसरा स्टेप होता है एक्सहेलेशन। इनहलेशन में हम इनहेल करते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को, यानी कि हम अपनी सराउंडिंग से, अपने एटमॉस्फेयर से इनहेल करते हैं ऑक्सीजन गैस को। और एक्सहेलेशन में हम एक्सहेल करते हैं, यानी कि बॉडी से बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हम इनहलेशन कैसे करते हैं, यानी कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को इनहेल कैसे करते हैं। सो when we inhale, we lift our ribs and flatten our diaphragm, and as a result, the chest cavity becomes larger. जब हम inhale करते हैं, हम अपने ribs को lift करते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ उठाते हैं, और साथ ही जो हमारा diaphragm है वो flat हो जाता है, जिसकी वजह से as a result जो chest cavity है वो larger हो जाती है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो जब आप नोटिस करेंगे हम इनहेल करते हैं, यानी कि जब हम सांस को अंदर खींचते हैं, तो हमारे जो रिब्स होते हैं वो ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ मूव करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है? तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इनहेलेशन के वक्त होता क्या है। जब हम इनहेल करते हैं तो जो हमारे रिब्स हैं, जो सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं, वो बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ लिफ्ट होते हैं। और साथ ही जो यहाँ पर मसल प्रेजेंट होती है, जिसको डायफ्राम बोलते हैं, ये डोम शेप्ड का होता है, लेकिन इनहेलेशन के वक्त ये फ्लैट हो जाता है।
जो डायफ्राम है वो बीच में से उठा हुआ होता है, यानी कि डोम शेप्ड का होता है, लेकिन जब हम इनहेल करते हैं तो ये फ्लैट हो जाता है। पहले ये डोम शेप का होता है बट ये फ्लैट हो जाता है। तो अगर रिब्स जो है वो बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ उठेंगे और डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, तो जिसकी वजह से जो थोरैसिक कैविटी है, यानी कि जो चेस्ट कैविटी है, उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या होता है? जब हमारी थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज होती है तो हमारी कैविटी के अंदर, यानी कि थोरैसिक कैविटी के अंदर जो एयर प्रेशर है वो कम हो जाता है। और हमें पता है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी कि जब वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो प्रेशर डिक्रीज होगा। हमें एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर खींचना है, यानी कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लाना है, जिस वजह से हमें अपनी थोरैसिक कैविटी में प्रेशर को डिक्रीज करना होगा। और प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए हमें इंक्रीज करना होगा वॉल्यूम को। तो हम वॉल्यूम इंक्रीज कैसे करते हैं? हम रिब्स को ऊपर की तरफ उठाते हैं और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो डोम शेप से हो जाता है फ्लैट शेप, जिसकी वजह से द वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड द प्रेशर डिक्रीजेस। और जब हमारी बॉडी के अंदर एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो बाहर से जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के अंदर, यानी कि हमारे लंग्स के अंदर एंटर करती है, और उस स्टेप को हम बोलते हैं इनहेलेशन, यानी कि ऑक्सीजन को इनहेल करना। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इस कॉन्सेप्ट को हमें ध्यान रखना होता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में, यानी कि जब भी ब्रीदिंग होती है तो वॉल्यूम और प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन रहता है। वॉल्यूम जब इंक्रीज होगी तब प्रेशर डिक्रीज होगा और एयर लंग्स के अंदर एंटर करती है। सो द एयर एंटर्स द लंग्स एंड फिल्स द एक्सपैंडेड एल्वियोलाई। जो एयर है वो लंग्स में एंटर करती है और एल्वियोलाई को फिल कर देती है, भर देती है। तो जैसे ही एयर लंग में एंटर करती है वो जाती है एल्वियोलाई के पास और एल्वियोलाई एक्सपैंड हो जाते हैं, फूल जाते हैं। अब चलिए समझते हैं ब्रीदिंग का सेकंड स्टेप, यानी कि एक्सहेलेशन कैसे होता है। हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कैसे करते हैं? तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों आपस में ऑपोजिट है। जैसे हम इनहेलेशन के वक्त अपनी चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, लेकिन हम एक्सहेलेशन के वक्त वापस से अपनी चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है वो कम कर देते हैं। जब हम इनहेल करते हैं तो हम देख सकते हैं, हम फील कर सकते हैं हमारी जो चेस्ट है वो बाहर की तरफ मूव करती है, लेकिन जब हम एक्सहेल करते हैं यानी कि सांस को बाहर छोड़ते हैं तो उस वक्त जो चेस्ट है वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आती है और जो स्टमक होता है वो वापस हम उसको अंदर खींच लेते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं जो रिब्स हैं वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं और जो डायफ्राम है वो दोबारा से डोम शेप हो जाता है, दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। सो जब हम इनहेल करते हैं तो हमारा चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है इंक्रीज होता है और जब हम एक्सहेल करते हैं तो वो ओरिजिनल वॉल्यूम में आ जाता है। सो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन आर द टू स्टेप्स ऑफ breathing. So, when we exhale, our ribs move down and the diaphragm becomes dome-shaped. And as a result, the chest cavity becomes smaller. जब हम exhale करते हैं, हमारे ribs नीचे की तरफ move करते हैं और diaphragm dome shape का हो जाता है, जिसकी वजह से जो chest cavity है वो और छोटी हो जाती है. And air is pushed out of the lungs as the alveoli contract. जो एयर है वो बाहर की तरफ पुश हो जाती है लंग से जैसे ही एल्वियोलाई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और ये सब होता है हाई प्रेशर की वजह से। जैसे ही चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज करता है एयर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से जो एयर है यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो लंग्स से बाहर एक्सपेल हो जाती है और हम एक्सहेल कर पाते हैं। सो हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में दो स्टेप्स पढ़े, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन।
इनहेलेशन होता है जब चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हम इनहेल कर पाते हैं। और एक्सहेलेशन होता है जब चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल कर पाते हैं। तो आई होप अब आपको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्लियर हो गया होगा, और इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कंप्लीट होता है। अब चलिए समझते हैं, ब्रीदिंग के बाद यानी कि ऑक्सीजन को इनहेल करने के बाद हमारी एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में समझा था, एल्वियोलाई के अराउंड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होता है, और इन ब्लड वेसल्स और एल्वियोलाई के बीच में होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, दो टाइप की ब्लड वेसल्स हैं, एक ब्लू कलर्ड ब्लड वेसल है और एक रेड कलर्ड ब्लड वेसल है। जो ब्लू कलर्ड ब्लड वेसल है उसको बोलते हैं वेन, और जो रेड कलर्ड ब्लड वेसल है उसको बोलते हैं आर्टरी। आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस होता है वो हम आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे, बट अभी के लिए हमें बस इतना ही ध्यान रखना है, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ब्लड वेसल्स और एल्वियोलाई के बीच में। बट ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता कैसे है, चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे एल्वियोलाई हैं, तो चलिए एक एल्वियोलाई का क्रॉस सेक्शन स्टडी करते हैं, उसको मैग्नीफाई करके। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर एल्वियोलाई प्रेजेंट है और इसके अराउंड प्रेजेंट है ब्लड वेसल। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो होता है ब्लड वेसल और एल्वियोलाई के बीच में। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना का पता होना चाहिए, जो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू द रीजन ऑफ लोअर प्रेशर। यहाँ पे हम प्रेशर की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है। तो डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी डिफ्यूजन की मदद से ही होता है। तो चलिए एक बार दोबारा डायग्राम पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट है एल्वियोलाई और उसके अराउंड में प्रेजेंट है ब्लड वेसल। एल्वियोलाई में प्रेजेंट होगा ऑक्सीजन, तो जैसे ही हम इनहेल करते हैं, जो एल्वियोलाई है वो एक्सपैंड हो जाती है ऑक्सीजन गैस की वजह से, यानी कि जो एल्वियोलाई है वो फूल जाती है क्योंकि उनके अंदर ऑक्सीजन गैस भर जाता है। और साथ ही जो ब्लड वेसल है वो लाते हैं बॉडी टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसा कि हमें पता है, हमारी बॉडी के टिश्यूज में कंटिन्यूअसली होता है एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस, और एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड में जनरेट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स बॉडी के लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट है। इसीलिए बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स को बाहर रिमूव करती है रेस्पिरेटरी सिस्टम की मदद से। तो जैसे ही टिश्यूज एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स को एल्वियोलाई के पास लाते हैं बॉडी के बाहर निकालने के लिए। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, एल्वियोलाई में प्रेजेंट है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इनहेलेशन के बाद। तो यहाँ पर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स ज्यादा है और एल्वियोलाई में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ज्यादा है। तो यहाँ पर एक प्रोसेस होगा जिसका नाम है डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन की मदद से जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हैं वो एंटर कर जाएंगे एल्वियोलाई के अंदर, और जो एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं वो चले जाएंगे ब्लड के अंदर, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर कम है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा है। और एल्वियोलाई में इसका ऑपोजिट है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम है और ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स एल्वियोलाई के अंदर चले जाएंगे और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ब्लड में एंटर कर जाएंगे, और यहाँ पर होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो oxygen present in the alveolar air diffuses into the alveolar blood vessels,
and is transported to all the cells in the body. जो ऑक्सीजन एल्वियोलर एयर में प्रेजेंट है वो डिफ्यूज कर जाती है एल्वियोलर ब्लड वेसल में और ट्रांसपोर्ट की जाती है बॉडी के हर एक सेल तक. एंड द ब्लड ट्रांसपोर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द एल्वियोलाई. जो ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है जिससे वो रिलीज हो सके एल्वियोलाई के अंदर. तो ऐसे होता है एल्वियोलाई और ब्लड वेसल के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस. बट क्या आपको पता है हम कितना भी एक्सेल कर लें यानी कि कितना भी फोर्सिबली एयर को बॉडी से बाहर निकाल दें, कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमेशा हमारे एल्वियोलाई के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर रहती ही है. यानी कि कुछ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर हमेशा हमारे लंग्स के अंदर रहती है. बट ऐसा क्यों होता है? सारी एयर हम एक्सेल क्यों नहीं कर देते? चलिए समझते हैं. ड्यूरिंग ब्रीदिंग साइकिल the lungs always contain a residual volume of air to provide sufficient time for oxygen absorption and carbon dioxide release. हर एक ब्रीदिंग साइकिल के दौरान जो लंग्स है उसके अंदर हमेशा कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर हमेशा बचा हुआ रहता है क्योंकि उससे सफिशिएंट टाइम मिलता है ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन का और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज का. जब भी हम ब्रीथ करते हैं यानी कि इनहेल या फिर एक्सेल करते हैं तो हमेशा कुछ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में रहता है क्योंकि लंग्स को अपनी शेप मेंटेन करनी होती है. अगर लंग्स में से सारी एयर बाहर एक्सेल हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, तो जो लंग्स हैं और लंग्स के अंदर प्रेजेंट जो एल्वियोलाई हैं वो कोलैप्स कर जाएंगे, श्रिंक कर जाएंगे, जिससे उनको दोबारा से एक्सपैंड करने में दिक्कत होगी. और अगर वो एक्सपैंड नहीं करेंगे तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा. अब रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर होने का दूसरा रीजन ये है कि अगर कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमेशा एल्वियोलाई में रहेगा तो कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता रहेगा. इसीलिए हमारे लंग्स में, हमारे एल्वियोलाई में हमेशा कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर रहता ही है. तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में होता है डिफ्यूजन की मदद से. बट क्या हमारी बॉडी में प्रेजेंट बहुत सारे टिश्यूज तक ऑक्सीजन डिफ्यूजन की मदद से ही पहुंचती है? चलिए समझते हैं. हमारे जैसे ऑर्गेनिजम्स में यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में या फिर इन लार्ज साइज्ड एनिमल्स डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जो लार्ज साइज्ड एनिमल्स होते हैं उनमें डिफ्यूजन सफिशिएंट नहीं होती बॉडी के हर एक पार्ट तक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए. तो यहाँ पर मैंने ये पॉइंट समझाने के लिए पिक्चर लिया है जिराफ का. जिराफ जैसा कि हमें पता है लार्ज साइज्ड एनिमल है और लार्ज साइज्ड एनिमल में या फिर किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म में जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं तो बॉडी के हर एक सेल तक ऑक्सीजन डिफ्यूजन की मदद से नहीं पहुंच सकती क्योंकि डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस होता है और बॉडी के हर एक सेल को कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन की जरूरत होती है. तो अगर हमारी बॉडी में या फिर लार्ज साइज एनिमल्स की बॉडी में डिफ्यूजन की मदद से ऑक्सीजन अगर ट्रांसपोर्ट होगा तो बहुत टाइम लग जाएगा बॉडी के हर एक पार्ट तक ऑक्सीजन पहुंचने में और तब तक डैमेज हो सकता है. इसीलिए हमारी बॉडी में होता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. ये सिस्टम बॉडी के हर एक पार्ट तक ऑक्सीजन पहुंचाने में हेल्प करता है. ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे हमारे आने वाले लेक्चर्स में. और इसी के साथ हमारा सेकंड टॉपिक एक्सचेंज ऑफ गैसेस कंप्लीट होता है. अब चलिए चलते हैं हमारे थर्ड और लास्ट टॉपिक की तरफ जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. हमारी बॉडी में गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ब्लड वेसल. ब्लड वेसल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर फ्लो करता है एक कनेक्टिव टिश्यू जिसको बोलते हैं ब्लड. ब्लड के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनके बारे में हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें फोकस करना है ब्लड के अंदर प्रेजेंट रेड ब्लड सेल्स पे.
ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे सेल्स और उनमें से कुछ सेल्स को बोलते हैं आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं रेड ब्लड सेल्स और कुछ हद तक करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट भी। तो चलिए समझते हैं हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। सो respiratory pigments present in the blood take up oxygen from the lungs and transport it to the tissues. जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, वो ऑक्सीजन को लंग्स से लेते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं टिश्यूज तक। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट का क्या मतलब होता है। पिगमेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कोई कलर देते हैं, यानी कि अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स होते हैं जो अलग अलग टाइप के कलर देते हैं। जैसे प्लांट्स में हमने पढ़ा था क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो प्लांट को ग्रीन कलर देता है, वैसे ही हमारे ब्लड में कुछ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं जो रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। और ये मदद क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर टिश्यूज तक पहुंचाने में। बट हमारे ब्लड में ऐसा कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो इसमें हेल्प करता है? क्या आप बता सकते हैं? हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन पिगमेंट। हीमोग्लोबिन पिगमेंट एक ऐसा पिगमेंट है जिसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड होता है और ये वही पिगमेंट है जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। सो इन ह्यूमंस hemoglobin is the respiratory pigment that has a high affinity for oxygen. Humans में hemoglobin वो respiratory pigment है जिसकी ऑक्सीजन के लिए हाई एफिनिटी होती है। हमारे ब्लड में अलग अलग तरीकों से गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है और उनमें से एक तरीका है हीमोग्लोबिन की मदद से ट्रांसपोर्ट, यानी कि हीमोग्लोबिन पिगमेंट ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ब्लड के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं और उनमें से एक कंपोनेंट होता है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल के अंदर प्रेजेंट होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड कर सकता है, लेकिन इसकी ज्यादा बाइंडिंग एफिनिटी यानी कि ज्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन के साथ। इसीलिए हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की ज्यादा परसेंटेज ट्रांसपोर्ट करता है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। सो हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल्स पे ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन गैस को बॉडी के हर एक टिश्यूज तक। अब चलिए समझते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। Carbon dioxide is more soluble in water, so it is mostly transported in dissolved form in our blood. जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हैं वो soluble होते हैं वाटर में, इसीलिए ये मोस्टली ट्रांसपोर्ट होते हैं डिसॉल्व्ड फॉर्म में ब्लड के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे ब्लड में अलग अलग तरीके से गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है और हमारे ब्लड में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जैसे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। हमारा ब्लड लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म में वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है प्लाज्मा और प्लाज्मा का एक मेन कंपोनेंट होता है वाटर, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो फ्लो कर सकता है, वो एक फ्लूइड है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक तरीका ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं। दूसरा तरीका ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करते हैं और एक और तरीका है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स बाइकार्बोनेट आयंस बनाते हैं और वो उस फॉर्म में अलग अलग पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो हमारी बॉडी में गैसेस अलग अलग तरीके से ट्रांसपोर्ट होती हैं और इसमें हमने समझा कि हमारे रेड ब्लड सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन पिगमेंट और ये पिगमेंट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करता है और कुछ हद तक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स को भी
ट्रांसपोर्ट करता है। बट मेनली जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं डिसॉल्व्ड फॉर्म में, यानी कि ब्लड के अंदर जो वाटर कंटेंट प्रेजेंट है वो उसके साथ डिसॉल्व हो जाते हैं और ट्रांसपोर्ट होते हैं अलग अलग पार्ट्स तक। तो इस टॉपिक में हमने समझा हमारा ब्लड गैसेस के ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है और हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जैसे प्लाज्मा एंड रेड ब्लड सेल्स जो मिलके गैसेस का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। और ये जो ट्रांसपोर्ट है इसमें हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जिसके बिना हमारी बॉडी के हर एक सेल तक ऑक्सीजन टाइम पे नहीं पहुंचती। तो इसी के साथ हमारा थर्ड टॉपिक ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कंप्लीट होता है। तो आज के लेक्चर में हमने समझा ब्रीदिंग का मैकेनिज्म यानी कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, जिसके बाद हमने समझा एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एल्वियोलाई एंड द ब्लड वेसल्स, और लास्ट में हमने समझा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। मैं अब आपको मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।